हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो फालतू समय बर्बाद किए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दिया हुआ है कि 45,000 के 60% के 45% के 40% के 15% का मान आपको बताना है, ठीक है ना। देखो, जैसे आपके ऑप्शन सेट हैं, इस सवाल को आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो, 45 में क्या होता है, आपका 9 होता है, ठीक है ना। तो जो 9 से कटेगा वो आपका आंसर होगा। तो केवल डी पार्ट है जो 9 से कट रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, आपके ऑप्शन ही ऐसे सेट है, तो एग्जाम में हमेशा आपको इस चीज को याद रखना है। फालतू की ट्रिक याद रखने से अच्छा है कि आप ऑप्शन पे नजर बना के रखें, ठीक है ना। अब देखो, इस सवाल को आप देखो, बेसिक से भी हम इसको कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है, 45,000 है, तो 45,000 को आप लिखिए, ठीक है ना। 60% क्या होगा, 60 बटे में 100, तो 20 से कट 20 10 60 20 2500, ठीक है ना। 45% क्या होगा, 45 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा, 9 बटे में आपका 20, ठीक है ना। 40% 40 बटे में 100, तो 20 दूनी 40 20 पंचे 100, और ये 15 बटे में 100, तो ये 3 बटे में आपका 20, ठीक है ना। अब देखो, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो, 2 जीरो तो आपके चले ही गए, ठीक है ना। और ये 5 गुणे 2 कितना हो गया, 10, तो इससे एक जीरो ये चला गया, ठीक है ना। ये भी आपका देखो, 5 दूनी 10, ये 2 से आपका 2 चला गया, ठीक है ना। और 5 से जो है आपका 45 से आपका 9 बार हो गया। तो देखो, आपके पास क्या बचा, आपका 9 गुणे में 9, और गुणे में इस 3 को इस 3 से गुणा करो, कितना हो गया, 3 त्रिकाई 9, तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, आंसर तो आपका ऐसे भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में हमेशा आपको अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, ये सब ऐसे सवाल हैं कि कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ऐसे सवालों को ना बनाए, ठीक है ना। लेकिन जल्दी बनाने का आपको प्रयास करना है, तो अपना दिमाग आपको अप्रोच आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने से पहले इसका आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए। देखिए कि जब भी आप एग्जाम दिए होंगे ना, तो एग्जाम का जब आप परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने में क्या होता है कि जो अंक आप प्राप्त करते हैं उसको आप ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। जो अंक आप प्राप्त करते हैं, जो मिलते हैं, ठीक है ना। और नीचे आप जो है पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक, ठीक है ना। जितना आपका टोटल पूर्णांक था उस एग्जाम का, ठीक है ना। और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। तब आप अपना परसेंटेज बता पाते हैं कि मैं कितने परसेंट एग्जाम में नंबर पाया, ठीक है ना। इसका यहाँ पे ये यूज होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है, 4 उम्मीदवार हैं आपके पास, ए बी सी डी, ठीक है ना। ए है, बी है, सी है, और डी है आपका, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, आपको बताना है, प्राप्तांक इनके दिए हुए हैं कि कौन कौन जो है कितने में से कितने नंबर पाया है। तो आपको बताना है किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। मतलब आपको बताना है कि दूसरे स्थान पर कौन है, आप किसने टॉप किया है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले स्थान पे नहीं पूछा है, दूसरे स्थान पे पूछा है, ठीक है ना। देखो, आप सॉल्व करो। देखो, ए जो है 560 में से 420 नंबर आपका पाया है, तो जो पाया है उसको आप ऊपर लिखिए, और नीचे आपका टोटल कितने का पूर्णांक है, 560 का, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। ये परसेंटेज होगा। बी के लिए आप देखिए, बी जो है 720 में से 560 पाया है, 560 बटे में 720, और गुणे में आपका 100, इतना परसेंट हुआ, ठीक है ना। सी के लिए देखिए, जगह कम पड़ी जा रही है। सी के लिए देखिए, वो 500 में से 415 पाया है, तो कितना हो गया, सी जो है आपका 415 बटे में 500, और गुणे में आपका 100, ठीक है। और डी को जो मिले हैं वो 650 में से 485 नंबर मिले हैं, तो डी कितना पाया है, 485, ठीक है ना। कितने में से, 650 में से, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। देखो, जीरो से आपका जीरो कट गया, ये 14 की 42, 14 चौको 56, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। 3/4 जो होता है आपका 75% की वैल्यू होती है, ठीक है। ये देखो, इसको आप काटो, जीरो से आपका जीरो कट गया, 8 7 56, और 8 9 72, ठीक है ना। तो ये कितना है आपका 700, और बटे में आपका 9। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना हो गया, देखो 9 7 63, फिर 7, फिर 9 7 63, फिर 7, तो ये 77.77% आया, ठीक है ना। ये ए का है, ये बी का है, ठीक है ना। सी का आप सॉल्व कर लीजिए, जीरो से आपके जीरो चलेगा, ये कितना हो गया, देखो 5 8 40, और 5 3 15, सी पाया आपका 83%,
और डी कितना पाया। देखो आपको इसको देखो ये कितना पा रहा है, ये 0 से आपका 0 चला गया, 5 से ये आपका 13 बार में कट गया, और ये कितना हो गया 9 45 और 5 से 35, तो ये कितना हो गया आपका 970 बटे में आपका 13। ठीक है ना, तो ये कितना होगा आपका, देखो 13 सत्ते 91 और 6, ठीक है ना, फिर 13 बचे 65, तो 75 दशमलव समथिंग आएगा आपका। ठीक है ना, तो आपको सेकंड टॉपर आपका बताना है। तो देखो टॉप आपका सी ने किया है, वो 83% पाया है। दूसरे स्थान पर कौन है आपका, बी है, वो 70.77% पाया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड टॉपर आपसे पूछा है तो बी होगा सेकंड टॉपर। ठीक है ना, तो बी पार्ट आपका आंसर होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ए में आपका बी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यदि क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, देखो आपके पास 3 लोग हैं, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है ना, अब देखो जब भी आपको परसेंटेज में दिया रहे तो वैल्यू को आपको 100 मानना है, बेस वैल्यू को। ठीक है ना, देखो क्या है, क्यू जो है पी के 20% के बराबर है, तो पी की वैल्यू आप 100 ले लो। अब 100 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है ना, और R जो है Q के 30% के बराबर है, Q की वैल्यू आपकी 20 है, इसका 30% निकालोगे, देखो 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। ठीक है ना, 0 से 0 आपका कट गया, 0 से 0 तो कितना है आपका 6, R की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ठीक है ना, तो सवाल में आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर है। R की वैल्यू आपकी 6 है, 30% मतलब 3 बटे में आपका 10, तो कितना हो गया 6 18 बटे में आपका 10, तो कितना हो गया 1.8। ठीक है ना, तो जिसको सॉल्व करने पर 1.8 है वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, और आंसर में देखो आपका P दिया हुआ है, देखो P की वैल्यू आपकी 100 है। ठीक है ना, तो यहां पे देखते जाओ, P का 16% 1.6% निकालोगे, भाई हमें डिजिट केवल मैच कराना है। तो देखो इसमें आपका 16 है, इसमें 6% है, मतलब 6 बनेगा। इसका डी पार्ट देखो आपका आंसर होगा, डी पार्ट में है आपका P का 1.8%, तो 100 का 1.8% क्या होगा आपका 1.8 होगा, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है। कभी भी आपको परसेंटेज दिया हो तो आपको बेस वैल्यू हमेशा आपको 100 माननी है, उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है ना, देखो इस सवाल को और भी हम कर सकते हैं, और एक दो तरीके मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए हम लोग केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, जितने तरीके एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, और जितने आसानी से आपके दिमाग में रह जाए उतने मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है ना, आंसर निकालना बहुत छोटी चीज है। ठीक है ना, इस सवाल को बेसिक से भी करिए आप, बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, पहले आप फ्रैक्शन लिख लो। देखो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। ठीक है ना, और 3% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/10 होता है। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखो Q जो है P के 20% के बराबर है, Q की वैल्यू जो है P के 20% की बराबर है, तो P 20% मतलब आपका 1/5। ठीक है ना, तो यहां से Q बटे में P कितना आ गया आपके पास, 1 बटे में आपका 5। ठीक है, और क्या है, R जो है Q के 30% के बराबर है, R की वैल्यू Q के 30% के बराबर, 30% मतलब 3 बटे में आपका 10, तो यहां से R बटे में Q कितना हो गया आपके पास, 3 बटे में आपका 10। ठीक है ना, अब देखो यहां पे देखो Q की वैल्यू आपके पास 10 है और यहाँ Q की वैल्यू आपके 1 है। ठीक है ना, Q ही कॉमन है दोनों में। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू हम बराबर करेंगे तभी हम PQR की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिना बराबर किए हम PQR की वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसको भी आप 10 बना लीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये 10 हो गया, तो ये आपका 50 हो गया। ठीक है ना, तो देखो PQR की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, P, Q और R। ठीक है ना, उसकी वैल्यू आ गई, P आपका 50 बन गया, Q आपका 10 हो गया और R आपका 3 हो गया। ठीक है ना, सवाल में आपको निकालना है R का 30%, मतलब 3 का 30%, मतलब 3 गुणे में 3 बटे में आपका 10, कितना हो गया आपका 9 बटे में 10, तो कितना हो गया 0 दशमलव में आपका 9। ठीक है ना,
तो जिसको सॉल्व करने पर आपका 0.9 आए वही आपका आंसर है। अब देखो बार बार मैं आपको बोलता हूं, सबसे पहले आपको नंबर पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। जिसको सॉल्व करने पर 9 आए वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। दशमलव पे फोकस मत किया करो पहले आप, ठीक है ना। तो देखो जिसको सॉल्व करने पर आपका 9 आए, पी की वैल्यू देखो आपके पास 50 है, यहां साइड में देखो, ठीक है ना। तो देखो 50 का आप 16% निकालोगे, 16 पंचे 80, 8 होगा यहाँ पे डिजिट। पी का 0.6% है तो कितना हो गया, 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 3 होगा। 0.8% है तो 8 पंच 40 आपका 4 होगा। और देखो 1.8% तो 18 पंचे कितना होगा आपका 90, ठीक है ना। 1.8 से देखो आपका 9 बन रहा है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को मैं एक और तरीके से आपको बताता हूं, देखो कैसे रेशियो लिखना आपको सिखाता हूं, ठीक है ना। यहां पे देखिए एक और तरीका है, उसको भी आप दिमाग में रखिए, रेशियो में काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां से हमको क्या मिला था, Q बाई पी की वैल्यू आपको 1/5 मिली थी, ठीक है ना। और R बटे में Q आपको 3/10 मिला था, ठीक है ना। तो हमको पी क्यू आर का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। P है, Q है और R है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो P की वैल्यू कितनी है 5 और Q की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है ना। और यहां पे देखो Q की वैल्यू क्या है आपके पास 10 और R की वैल्यू है कितनी आपकी 3, ठीक है ना। आपको पी क्यू आर का रेशियो लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके को भी आप याद रखिए। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है आपका 1, तो इसी 1 को आपको आगे बढ़ा देना है, जो स्पेस खाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये ब्लैंक खाली है, तो इसके बगल में जो नंबर है इसी को यहाँ बढ़ा दीजिए, आपका ये 10, ठीक है ना। और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी क्यू आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 गुणे 5 कितना हो गया 50, ये आपका 10 1 के 10 हो गया और ये 3 1 के 3, ठीक है ना। तो अभी हमने जब सॉल्व किया था तो रेशियो आपका 50 10 3 ही आया था, ठीक है ना। अब इसको बार बार पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सवाल को, ये रेशियो निकालने का तरीका मुझको बताना था, इसलिए मैंने इसको भी इसमें बता दिया, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया, 29 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इसमें क्या कर रहा है, देखो ये आपकी लैंग्वेज वाले सवाल हैं। लैंग्वेज वाले सवाल सबसे कठिन सवाल माने जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो सवाल बहुत आसान है, नहीं तो फिर सवाल आपको परेशान कर देगा, ठीक है ना। देखो एक कॉलेज ने पहले से मांगे गए लोगों से 600 रुपए का औसत दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। पहले से मांगे गए लोग उन लोगों का 60% प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे कॉलेज दान मांगेगा। यदि कॉलेज को नई इमारत के लिए आवश्यक राशि जुटानी है तो मांगे जाने वाले शेष लोगों से औसत दान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। देखो पूरा इसको मैं विधिवत समझाता हूं आपको। देखो एक कॉलेज है, ठीक है ना, एक कॉलेज बनना है उसकी इमारत, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है ना। कुछ लोग आपका पहले दान कर रहे हैं, पहले दान कर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग बाद में दान कर रहे हैं, ठीक है ना, बाद में दान कर रहे हैं, ये दा है भी है, ठीक है ना, बाद में दान कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक कॉलेज ने पहले से मांगे गए लोगों से 600 रुपए का औसत दान किया। जो पहले दान किया है उन्होंने 600 रुपए का औसत दान है, इसका मतलब ये है कि एक लोग ने 600 रुपए का दान किया है, ठीक है ना। औसत दान का यही मतलब होता है, पहले जो दान किए हैं उनमें 600 रुपए का औसत दान है, ठीक है ना। औसत दान, औसत दान का ये मतलब होता है कि एक लोगों ने कितना दान दिया है, ये एक लोग का दान है आपका, ठीक है ना। एक लोग का दान, एक लोग ने आपका 600 रुपए दिया है, ठीक है ना। औसत दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया है। पहले से मांगे गए लोग उन लोगों का 60% प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। जो पहले जो दान करते हैं आपका वो 60% लोग हैं। तो मान लीजिए कॉलेज में आपका टोटल 100 लोग हैं, ठीक है ना। तो पहले जो दान किए कितने हो गए 60%, 100 का 60% कितना हो जाएगा 60। तो इधर जो दान करेंगे बाद में वो कितने लोग बचेंगे आपके 40, 60 40 आपका 100 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो हम लोग दान की गई टोटल राशि निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक लोग ने 600 रुपए का दान किया, तो 60 लोगों ने टोटल कितने का दान किया होगा आपका, तो टोटल राशि निकालिए, 3 0 हो गए और 6 36 हो गया, ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपसे क्या दिया हुआ है कि पहले जिन लोगों ने दान करके आपकी राशि जुटाई है वो टोटल राशि के 75% के बराबर है,
मतलब ये 36,000 जो है आपका 75% के बराबर है। ठीक है ना। और टोटल राशि क्या होती है? 100% होती है। मतलब जिन्होंने बाद में दान किया होगा उन्होंने 25% टोटल राशि का आपका दान किया होगा, तो हमें 25% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है ना। तो देखो आप क्या करो ना, इस 75% को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो 25 बन जाएगा। तो जो ये टोटल राशि आई है इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 25% की वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो गया? 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और 3 0। ठीक है ना। तो 75% लोगों ने 36,000 रुपए जुटाया था और 25% लोग जो जुटाए हैं वो 12,000 रुपए जुटाए हैं। ठीक है ना। अब आपको यही बताना है कि बाद के लोगों ने औसत दान कितना दिया है। औसत मतलब एक लोगों ने 40 लोगों ने 12,000 का दान दिया है। ठीक है ना। तो एक लोग कितने का देंगे? आपका 12,000 और बटे में आपका 40। सॉल्व कर लो, कितना हो गया आपका? 300। ठीक है ना। तो बाद में जिन्होंने दान दिया है वो 300 रुपए का औसत दान दिया है, तो क्या होगा? सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं उनकी लैंग्वेज समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो फिर बहुत ही आसान है। ठीक है ना। अब देखो एक सवाल मैं और आपको करा देता हूं इस वीडियो में, वीडियो बहुत बड़ा हुआ जा रहा है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों के अंतर का आधा उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। तो सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक है ना। देखो ये सारे आपके लैंग्वेज वाले सवाल हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप फ्रैक्शन को पकड़ो। इस सवाल में फ्रैक्शन आपको क्या दिया हुआ है? 3/10। ठीक है ना। तो अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊपर जो दिया हुआ है 3 जो वैल्यू है, सुशांत के लिए हम एस ले रहे हैं। ठीक है ना। और प्रशांत के लिए पी लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। तो देखो जो ऊपर ये जो 3 की वैल्यू है ये है आपके सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह के रकमों के अंतर का आधा है, मतलब एस माइनस पी का आधा। एस माइनस पी के आधे की वैल्यू आपके पास 3 है और ये जो 10 है आपका उनकी रकम का एडिशन है, मतलब एस प्लस पी की वैल्यू। ठीक है ना। अब देखो ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको आप हटाने के लिए क्या करोगे? 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इस 3 को भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। मैथ में आप जो भी चीज करेंगे वो दोनों साइड आपको करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया आपका 3 दूनी 6 बटे में आपका 10। तो कितना हो गया? 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 आपका। तो अब ये क्या बचा आपके पास? ये केवल आपका एस माइनस पी बचा और ये आपका एस प्लस पी। ठीक है ना। देखो बहुत आसान है। देखो इसको आप 4 ले लो, इसको आप 1 ले लो और इसको आप 4 ले लो और इसको आप 1 ले लो। प्रशांत की राशि को कितना हो गया? 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा और 4 में से 1 घटाओगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनकी राशि हमको मिल गई है। ठीक है ना, 4 और 1। ठीक है। सुशांत की जो रकम है वो 4 है, प्रशांत की जो है वो 1 है। ठीक है ना। अब देखो सवाल में आपको क्या बताना है, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह आपको बताना है। ठीक है ना। मतलब आपको P/S और गुणे में आपका 100 बताना है। ठीक है ना। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह आपको बताना है, मतलब P/S गुणे 100% बताना है। तो P की वैल्यू आपके पास 1 है, S की वैल्यू आपके पास 4 है और गुणे में आपका 100%। 1/4 क्या होता है? 25%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है इस वीडियो में हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। ठीक है। जय हिंद।